जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य यूनिट 5 जो आपका हिंदी कविता से संबंधित यूनिट है, उसमें छायावादी स्तंभों में से एक पंत जी उनके द्वारा जो रचित रचना है प्रथम रश्मि, वो हमारे पाठ्यक्रम में लगा है। हालांकि सिर्फ एक रचना नहीं बल्कि उनके द्वारा परिवर्तन रचित रचना और द्रुत झरो जगत के जीड़ पत्र, ये भी हमारे सिलेबस में लगे हैं। परंतु आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो रचना है प्रथम रश्मि। प्रथम रश्मि के संदर्भ में स्वयं जो कवि पंत जी है वो कहते हैं कि ये मेरे लेखन का दुधमुहा प्रयास है। क्यों? क्योंकि आपने छायावाद का कालखंड देखा होगा 1918 से लेकर 36। तो जब 1918 से 36 का ये समय शुरू होता है तो 1918 के जस्ट बाद 1919 में ये रचना इनके द्वारा लिखा जाता है। तो इसीलिए जो है कवि यहाँ पे कहते हैं ये मेरा लेखन का दुधमुहा प्रयास है। वो यहीं तक नहीं रुकते, वो ये भी कहते हैं कि सन 1918 से लेके जो 20 तक का अधिकांश जो रचना है जो कि मेरे बीड़ा में संकलित है, बीड़ा काव्य संग्रह में संकलित है, छपा है, उसको मैंने बीड़ा काल में मैंने प्रकृति के छोटी मोटी वस्तुओं को अपनी कल्पना की जो तुली है उससे रंग कर काव्य की सामग्री इकट्ठा की है। तो ऐसे में जो बीड़ा में प्रकाशित रश्मि नामक कविता है उसने काव्य साधना की दृष्टि से नवीन प्रभात किरण की तरह प्रवेश कर एक तरीके से मेरे भीतर पल्लव काल के काव्य जीवन का शुभारंभ किया है। ये रचना जो प्रथम रश्मि के माध्यम से कहीं ना कहीं हमारे जीवन में प्रभात का बेला कैसे होता है, हमारे अंदर नौ एक तरीके से उत्साह जोश कैसे आता है, उसके माध्यम से जो है, क्योंकि एक दृष्टि हो सकती है पंत जी की देखने की कि किस तरीके से जब अंधेरा होता है, अंधेरा छा जाता है तो सब जो है किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं कि सबकी ओज उत्साह सब शिथिल पड़ जाता है। लेकिन जैसे ही सुबह की यानी प्रभात की बेला की प्रथम किरण रश्मि जो है हम पे पड़ता है तो हमारे अंदर कैसे ओज उत्साह भर देता है। तो विषय वस्तु अगर देखें तो इस जो कविता है, इस कविता की विषय वस्तु में देखें तो ये कहते हैं कि कवि सूर्य की जो पहली किरण है उसके साथ कैसे प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। हालांकि देखिए परिवर्तन करके इनका अलग रचना है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये इनका कहना है कि कैसे परिवर्तन प्रकृति का नियम है जो उसमें भी रचना में बताते हैं। यदि जीवन है तो मृत्यु निश्चित है, खुशी है तो दुख भी निश्चित है। इसी तरीके से अगर आपके जीवन में अंधकार है तो प्रभात भी निश्चित ही है। तो प्रभात की जो पहली किरण है उससे किस तरीके से आप कह सकते हैं कि पूरे ही वातावरण में एक तरीके से हर्षोल्लास का जो है, उन्माद का वो चीज जो है आ जाता है और उसको प्रकृति बहुत कौतूहल से देखता है। वो इसलिए देखता है कि यहाँ पे एक नन्ही चिड़िया को संबोधित करके, जिसको रंगनी कहता है, बाल विहंगनी कहता है, बहुस्पर्शनी कहता है, यहाँ तक कि उसको जो है नभचारिणी भी कहता है। यहाँ पे चिड़िया को अलग अलग नामों से संबोधित करके एक बाल विहंगम परिदृश्य को दिखाते हुए उन्होंने ये संबोधित किया कि ये चिड़िया जब सब सो रहे थे, सब एक तरीके से गहरी निद्रा में थी, तो इसको कैसे पता चला कि सूर्य की पहली किरण जो है हम सब पे पड़ने वाली है। तो उसको बहुत ही कौतूहल दृष्टि से जो है यहाँ पे वो लेखक जो है देखते हैं और वो कहते हैं कि अभी सब कुछ जो कि निस्तब्ध था, शांत वातावरण था, पूरा प्रकृति ऊँग रही थी, जुगनू पहरा दे रहे थे और पेड़ों के पत्ते श्वासहीन से स्तब्ध थे, यानी जड़ चेतन सब एक समान। और चौतरफा विश्व शून्य जब नजर आ रहा था तो अचानक एक सूर्य की किरण आती है और इतने रूप रंग वो कैसे प्रकट कर देती है। तो यहाँ पे प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाने, यानी तू कैसे जान ली, और लोग तो सब सोते रह गए लेकिन तू कैसे जान ली। यह शशि किरणों से उतर उतर कर भूपर कामरूप नवचर चूर नवल कलियों के मृदुक सिखा रहे थे मुस्काना, वो कैसे आए और उन्होंने लोगों को मुस्काना कैसे सिखाया। तो ये जो आपका इनके द्वारा जो दुधमुहा प्रयास का लेखन है प्रथम रश्मि रचना में, इसका जो संकलन किया गया ये बीड़ा काव्य संग्रह में 1927 में संकलित किया गया। तो चलिए हम प्रथम रश्मि जो रचना है उसका वाचन करते हैं और आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। यूजीसी नेट के एग्जाम में इससे जो क्वेश्चन आएंगे पंक्तियों का दे सकता है, या चिड़िया को अलग अलग नामों से संबोधित किया गया वो क्या है, या किस काव्य संग्रह में ये संकलित है, कुछ इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से आपको रचना को पढ़ना है। सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा पालिका चिड़िया को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी पाया तूने वह स्वर्गिक गाना। यानी उस नन्ही सी चिड़िया को यहाँ पे जो लेखक है वो रंगनी कहते हैं, बाल विहंगनी कहते हैं हे बाली के चिड़िया ये बता रंगों वाली चिड़िया तुमको कैसे पता चल गया कि सुबह होने वाली है। सुबह की पहली किरण प्रथम रश्मि के आने से पहले ही तुम उसके आने का संकेत कैसे कर देती हो, तुम्हें कैसे पहचान हो जाता है कि प्रथम रश्मि आने वाली है। तो ये जो है यहाँ पे लेखक पंत जी के माध्यम से उस चिड़िया से जो उनके वार्तालाप के बारे में यहाँ पे जो हमें मिलता है कि कैसे वो पंत जी खुद एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के बाल सुलभ जिज्ञासा को अपना दिखाते हैं। इस कविता में भी कई बार ऐसी ही जिज्ञासा को प्रकट करते हैं, बार बार वो पूछते हैं, हे बाल विहंगनी, हे बालिका चिड़िया तुम इतना सुंदर गाना कैसे गा लेती हो। यानी जब सब सोए थे नींद में तो तुम भी सोई थी, लेकिन
पंखों के सुख में छिपकर ऊँघ रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना। यानी जब सब सो रहे थे तो तुम भी सो रही थी, लेकिन ये कैसे तुम्हें पता चल गया कि सूर्य की पहली किरण जो है वो आने वाली है? भोर से पहले तुम अपने घोंसले में तो सोई थी और सुंदर तुमने सपने भी तुम भी देख रही होगी। सोते समय तुमने अपने शरीर को पंखों से ढक जरूर रखा होगा। इस तरह तुम सुखपूर्वक जब सोती रही, सपनों में तुम डूबी रही, तुम्हारे घोंसले के आस-पास जो जो जुगनू थे, वो नाना प्रकार के जुगनू जो है, वो इधर-उधर घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे तुम्हारा पहरा दे रहे हों और तुम्हारे दरवाजे की रक्षा भी कर रहे हों। हालाँकि सुबह होने तक वे जुगनू मानो थक गए थे और ऊँघते हुए घूम-घूम कर पहरेदारी कर रहे थे। तो पंत जी यहाँ पे भोर के पहले के कई दृश्य को इस कविता में उपस्थित करते हैं। उस नाना प्रकार के दृश्यों के साथ उस बाल विहंगनी चिड़िया से कौतूहल बस पूछते हैं। वैसे ही आप देखते हैं कि जो इसका अगला दृश्य आता है, इसमें कहते हैं कि शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर कामरूप नभचर चूम नवल कलियों का मृदुमक शिखा रहे थे मुस्काना। यानी पंत जी भोर के पहले के दृश्य में जब इस कविता में कई बिंबों को उपस्थित कर रहे हैं, बाल विहंगनी चिड़िया से पूछ रहे हैं तुम्हें कैसे पता चला, कैसे तुम इतने अच्छे से नृत्य कर लेती हो, गाना गा लेती हो। तो अगले दृश्य में वो कहते हैं कि चांद की किरणों के सहारे बादल धरती पर उतर रहे थे। बादल तो काम रूप इच्छा के अनुसार रूप धारण करना होता है और आकाश में चलते हैं, मगर चांदनी की डोर पकड़कर और ओस की बूंदें बनकर भी धरती पे कैसे उतर आए। उन बादलों ने नवल कलियों के कोमल मुख को इतने प्रेम से चूमा है कि कलियों ने खिलते हुए मुस्कुराने की कला सीख ली है। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे, तरु के पात विचर रहे थे, स्वप्न अवनि में तमने था मंडप ताना। पंत जी भोर के पहले के कई दृश्य जब इस कविता में उपस्थित करते तो एक और दृश्य दिखाते हुए कहते हैं कि स्नेहहीन तारों के दीपक आकाश के तारे रात में दीपकों की तरह चमक रहे थे। भोर जैसे हुआ, यानी आपने देखा होगा कि आकाश में रात में जो तारे चमकते हैं कैसे वो दीपक की तरह टिमटिमाते रहते हैं, लेकिन जैसे ही भोर होता है आपने देखना है कि आकाश में आपको एक भी तारा नजर नहीं आता, मानो उन दीपकों में तेल ही खत्म हो गया हो, वे बुझते बुझते से जल रहे हो। धरती पर हवा विचर रहे थे, स्वप्नवनी में तमना था मंडप ताना, कूक उठी सहसा तरुवाशनी, गा तू स्वागत का गाना किसने तुझको अंतर्यामिनी। यहाँ पे देखिए चिड़िया को फिर संबोधित करते हुए उन्होंने अंतर्यामिनी कहा, बतलाया उसका आना। एक और दृश्य में वो कहते हैं कि ऐसे में जब वो तारे सब गायब हो गए, धरती पर हवा लगभग लगभग रुक सी गई, पेड़ के पत्ते ऐसे स्थिर हो गए थे मानो वे सांस भी नहीं ले रहे हो। धरती के सभी प्राणी सोए थे, चारों तरफ अंधेरा छाया था और केवल सपनों का आवागमन मालूम पड़ रहा था। किसी को आभास नहीं था कि अब रात समाप्त हो गई है और प्रथम रश्मि यहाँ पहुंचने के लिए चल रही है। ऐसे समय में अचानक तुम कूक उठती हो, कूक उठी सहसा तरुवाशनी। ऐसे समय में तुमने अचानक ही कूका। तुम तो पेड़ों पर रहती हो, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि प्रथम रश्मि आने वाला है। इन पंक्तियों में पंत तरुवाशनी के रूप में भी कोयल को याद कर रहे हैं, उसे तरुवाशनी कह रहे हैं, उसे अंतर्यामिनी कह रहे हैं कि तुमको तो लगता है ऐसा तुम अंतर्यामी हो, तुम्हें ये बातें पहले ही पता चल जाती है। निकल सृष्टि के अंध गर्भ से छाया तन बहु छायाहीन, चक्र रच रहे थे खल निश्चर, चला कुहू टोना माना। यानी कहते तुम तो अंतर्यामिनी लग रही थी, लगता है तुम्हें छिपी हुई बातों का रहस्य पता चल जाता है। और पहले की तुम्हें कि अंतर्यामिनी हो, दूसरी ये कि बता दो कि तुम्हें प्रथम रश्मि के आने के बारे में कौन बताता है। तो ये जो कविता है इसका पहला अंश यहाँ पे जब पूरा होता है तो रात्रि के अंतिम प्रहर के कुछ और दृश्य यहाँ पे अंकित करते हुए पंत लिखते हैं कि सृष्टि के अंध गर्भ से, सृष्टि के गहरे अंधेरे में डूबे होने से, उस रहस्यमय अंधेरे के भीतर से मानो तन बहु छायाहीन चक्र रच रहे थे खल निशिचर। यानी जब वो रात्रि के अंतिम प्रहर के कुछ दृश्य को अंकित करते हैं तो सृष्टि के गहरे अंधेरे में डूबे होने के समय रहस्य में अंधेरे के भीतर वो कह रहे मानो भूत प्रेत बेताल जैसी शक्तियां बाहर निकल आई थी। पंत यहाँ लोक मान्यताओं का उपयोग कर रहे हैं कि कैसे रात में कहते हैं भूत पिशाच ये सभी होते हैं जिनके अनुसार रात में पैशाचिक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। रात में छाया के रूप में या छायाहीन शरीर के रूप में निकल कर ये दुष्ट निशाचर जादू टोना और मायावी कर्म कर रहे होते हैं। आगे वो कहते हैं कि छिपा रही थी मुख शशिबाला निसी के श्रम से ही श्रीहीन। चांद ढल रहा था, ऐसा लग रहा था मानो चांद
वो एक मानवीकरण अलंकार के साथ ही चाँद एक ऐसा लग रहा था ना कि एक स्त्री की तरह है। उसके चेहरे पर अपने प्रिय से मिलन और रति कर्म के निशान मौजूद थे। इस बात को पंत ने अपनी शैली में लिखा है कि रात के रति श्रम से थक कर, यानी रात की जो एक प्रेम क्रीड़ा है उससे वो थक कर, जो शशि बाला है निशि के श्रम से ही श्रीन, यानी वो इतनी थक गई है, उसका चेहरा अब कांतिहीन हो गया, उसमें चमक नहीं रहा, वह अपना चेहरा छिपाते हुए चली जा रही है। वह मानो डर रही है कि उसके चेहरे पर मौजूद जो प्रिय मिलन के चिन्ह हैं उसको कहीं या देख ना ले। कोमल क्रोध न बंदी थाली, कोक शोक से दीवाना, मूर्छित थी इंद्रिया स्तब्ध जग, जड़ चेतन सब एकाकार। ये तो आकाश में हो रहा था, और आकाश में, धरती पर, जलाशय में कमल संकुचित हो रहे थे। कमल की बंद पंखुड़ियों के भीतर भौरा भी कैद था, यानी कमल क्रोध था, बंदी अली। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये सभी चीजें तो पहले उन्होंने प्रिय मिलन के उच्छ्वास से सारी चीजें बताई, वो तो आकाश के बारे में, पर धरती पे क्या हो रहा था? धरती पर जलाशय जो थे उनमें कमल जो था वो संकुचित थे। कमल की बंद पंखुड़ियों के भीतर भौरा जो था वो बंद पंखुड़ियों में वो कैद था। अब तो सुबह होने पर कमल की पंखुड़ियां खुलेंगी और भौरे निकल जाएंगे। दूसरी तरफ उन्होंने एक बिंब और लिया है जो चकवा और चकवी का लिया है। वो जो है एक चकवा चकवी का भी बिंब लेते हैं कि कैसे जो है चकवा चकई एक दूसरे को देखने के लिए चित्कार कर रहे हैं, लेकिन रात्रि में वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो कभी समय के ही चकवा चकई आसपास होकर भी रात में एक दूसरे को नहीं देख पाते, यानी सुबह होने पर उनकी मुलाकात हो पाती है लेकिन रात में नहीं हो पाती। जड़ चेतन सब एकाकार, मूर्छित थी इंद्रिय स्तब्ध जग, शून्य विश्व के उर में केवल श्वासों का आना जाना। अब ऐसे में पूरी धरती तो सोई हुई थी, मानो सभी इंद्रियां मूर्छित हो गई हों। संसार स्तब्ध लग रहा था। रात के अंधेरे और सन्नाटे में जड़ चेतन एक सा लग रहा था, क्योंकि किसी में गति और ध्वनि नहीं मालूम पड़ रहा था। सोनेपन के कारण विश्व एक शून्य की तरह लग रहा था। ऐसा मालूम पड़ता था कि संसार के हृदय में केवल श्वासों का आना जाना ही हो पा रहा था। इन परिस्थितियों में फिर से लेखक पूछता है, बाल विहंगनी तूने ही पहले बहुदर्शनी गाया जागृति का गाना, श्री सुख सौरभ का नवचारणी गुथ दिया ताना बाना। इन परिस्थितियों में भी हे बाल विहंगनी, तुमने ही तो जागृति का पहला गाना गाया। तुम बहुदर्शनी हो, तुम ढेर सारी चीजों को देख लेने की क्षमता रखती हो। तुम्हारे गाने से श्री शोभा और सुख सौरभ का ताना बाना पूरे माहौल में बिखर जाता है। यहाँ इस कविता का जो दूसरा हिस्सा है वो लेखक के द्वारा पूरा होता है। अब हम आगे के अंक पे चले तो, निराकार तुम मानो सहसा ज्योति पुंज में हो साकार, बदल गया द्रुत जगत जाल में धरकर नाम रूप जाना। अंतिम चरण में सुबह का जब चित्रण करते हैं तो कहते हैं, निराकार तुम मानो सहसा, अंधेरा तो आकार विहीन हो गया, अचानक चला भी गया। सुबह हुई और प्रकाश भी फैल गया, ज्योति पुंज में हो साकार। मानो ज्योति पुंज में मानो निराकार अंधेरा साकार होकर दिखाई देने लगा। जैसे जैसे रोशनी फैलती गई, संसार की जो अनेकानेक चीजें थी वो अपने रूप और नाम के साथ सामने प्रकट होने लगी। अब तो ना रूप दिख रहा था और ना उन्हें नाम से जानने की गुंजाइश थी। सब कुछ अंधेरे में डूबा था और केवल एक आकार दिख रहा था जिसे हम कह सकते थे अंधेरा। सुप्त समीरण हुआ, अधीर झलका, हास कुसुम अधरों पर हिल मोती का सा दाना, खुले पलक पहली सुवर्ण छवि खिली, सुरभि डोले मधुबाल, स्पंदन कंपन और नवीन जीवन और सिखा जीवन जगने अपनाना। यानी अंधेरा जब चला गया तो फिर हुआ क्या? सुबह होते ही पौधों में गतिशीलता आ गई। अंधेरा, हम कह सकते हैं कि सब कुछ अंधेरे में डूबा था, लेकिन एक आकार, एक किरण ने चौतरफा उजाला फैला दिया। सुबह होते ही पौधों में कैसे गतिशीलता आ गई, ऐसा लगा मानो वो पुलक और सिहरन से भर गए हों, मानो सोई हुई हवा तो चल पड़ी हो। फूलों की पंखुड़ियों पर ओश की बूंदें मोती की दोनों की तरह, दानों की तरह वो ढुलक रही हो। यूं लगा एक पल के लिए कि ओठों पर हंसी झलक पड़ी हो, बंद पलकें खुल गई हो, स्वर्ण छवि चारों तरफ फैल गई हो, सुगंधित वायु प्रवाहित होने लगी हो और जो तरुण उम्र के भौरे डोरे डालते हुए घूमने लगे हों। स्पंदन, कंपन और जीवन की नूतनता को संसार ने मानो अपनाना सीख लिया हो। तुम रसों से परिपूर्ण हे बाल विहंगनी, तुमने प्रथम रश्मि का आना कैसे पहचान लिया? तुमने स्वर्ग की तरह के सुंदर गान को कहाँ कहाँ से प्राप्त कर लिया? तो देखिए, इसमें अगर देखें कि जो छायावाद की शुरुआती कविताओं में प्रथम रश्मि, जो कि इनके द्वारा ये 16 और 14 मात्राओं की पंक्तियों के क्रम में पूरी जो ये कविता है लिखी गई है, प्रकृति के सुकुमार कवि
प्रकृति में मनुष्य को देखने की जो इनकी छायावादी प्रवृत्ति है, उसका एक सुंदर जीता जागता एग्जाम्पल आपको इस कविता में देखने को मिलता है कि किस तरीके से कवि उस बाल विहंगिनी चिड़िया को आधार बनाकर बहुत ही कोमलता पूर्वक जो है मनुष्य को एक सुंदर उदाहरण यहाँ पे देखते हैं। नामवर सिंह ने अपनी पुस्तक छायावाद में एक अध्याय का नाम ही उन्होंने रख दिया है प्रथम रश्मि। इस अध्याय में उन्होंने छायावाद के प्रारंभ पर विचार किया है, तो जाहिर सी बात है अध्याय का नाम काव्यात्मक होने के बावजूद इस संकेत को लिए हुए है कि छायावाद के प्रारंभ को प्रथम रश्मि कविता के माध्यम से ही चिन्हित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये जो है रचना समाप्त की। बाकी द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, ये भी इनकी रचना हमारे पाठ्यक्रम में है, हम जल्द ही उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इसे यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।